जय हिंद साथियों। मुझे आशा है कि आप सभी जो है अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से ही जो है आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो ठीक है, अभी तक हम ब्रिटिश शासन के द्वारा आ रहे जो भी एक्ट थे उनके बारे में पढ़ रहे थे और अभी तक हमने जिन जिन एक्ट को पढ़ा मैं उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप देख लीजिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में आया था। फिर तीसरा आता है इसके ठीक 9 साल बाद जो कि प्रथम चार्टर एक्ट जो कि 1793 में आया था। इसके ठीक 20 साल बाद द्वितीय चार्टर एक्ट जो कि 1813 में आया था। फिर इसके ठीक 20 साल बाद तृतीय चार्टर एक्ट जो कि 1833 में आया था। फिर चतुर्थ चार्टर एक्ट जो कि 1853 में आया था। 1833 के बाद में 1853 में आया था। तो हमने जो है कल तक ये सब पढ़ा था, आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ना आए तो कमेंट में मुझे जो है अपनी समस्या जरूर बताएं, ठीक है। इसी के साथ में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो देखिएगा आज का हमारा टॉपिक क्या है, कैसे है। पे एक्ट अभी खत्म नहीं हुए। ब्रिटेन से जो एक्ट आते थे वो अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, तो आप विशेष ध्यान दीजिए। एक्ट अभी भी चल रहे हैं और ये सभी एक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए जो है आप इन पर फोकस कीजिए। आप किताब में भी पढ़ने जाएंगे तो उसमें भी आपको इतने शॉर्ट में आपको एक्ट नहीं मिल पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही शॉर्ट निकाले गए हैं, तो जो है आप इनके नोट्स तैयार कीजिए और अच्छे से जो है अपना प्रिपरेशन जारी रखिए, ठीक है। तो मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं भारतीय परिषद अधिनियम 1858 कब आया। भारतीय परिषद अधिनियम 1858 यानी कि चतुर्थ चार्टर एक्ट 1853, चतुर्थ चार्टर एक्ट 1853 के ठीक 5 साल बाद कौन सा आया, भारत परिषद अधिनियम। परिषद अधिनियम कहां से आया, ब्रिटेन से आया। किसने भेजा, अंग्रेजों ने भेजा। अंग्रेज के जो शासक रहते थे वहां पर उन्होंने भेजा। कब भेजा, 1858 में। कौन सा भेजा, भारत परिषद अधिनियम 1858। क्या होता है, इससे बात करते हैं। इस अधिनियम के तहत कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। देखिए कल भी बात करी थी मैंने, औकात दिखाएंगे और दिखा दी औकात। उन्होंने क्या कर दिया, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। मतलब कि जो भी व्यापारिक समझौता था उनका पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। अब उन्होंने सोच लिया कि हम व्यापार करने के मकसद से नहीं रहेंगे, अब जो है हमें भारत पर शासन करना, ये उन्होंने सोच लिया था, ठीक है। तो अब देखिएगा वो क्या करते हैं, उन्होंने इस अधिनियम के तहत कंपनी पर शासन को समाप्त कर दिया था, ठीक है। कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया था और भारत में शासन को चालू कर दिया था। कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया था और भारत में शासन करना इन्होंने चालू कर दिया था। किसने चालू किया था, अंग्रेजों ने, ठीक है। ध्यान दीजिए। फिर मैं बात कर रहा हूं गवर्नर के पद को। गवर्नर का पद आया था। सबसे पहले बंगाल में आया था वायसराय का पद, उसके बाद में गवर्नर का पद आया था। कब, 1853 में। 1853 में गवर्नर का पद आया था और फिर इसे भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। देखिएगा, गवर्नर के पद को समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन की ओर से गवर्नर के पद को समाप्त कर दिया गया। गवर्नर के पद को कब समाप्त किया गया, भारत परिषद अधिनियम 1858 में इस पद को, कौन से पद को, गवर्नर के पद को खत्म कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन की ओर से, किसकी ओर से, ब्रिटिश क्राउन की ओर से वायसराय, किसका, वायसराय का पद सृजित किया गया। उन्होंने क्या किया, भारत शासन 1858 के अंतर्गत उन्होंने वायसराय के पद को रखा और गवर्नर के पद को समाप्त कर दिया। अब सवाल खड़ा होता है कि वायसराय का पद कब आया, भारत शासन अधिनियम 1858 में। भारत शासन अधिनियम 1858 में वायसराय का पद आया और गवर्नर के पद को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। कौन बने, लॉर्ड कैनिंग। भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। हमने बात करी थी बंगाल के पहले गवर्नर कौन बने, बताइए जल्दी। मैं आपको बता दूं, वारेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर बने थे, ठीक है।
फिर हम बात कर रहे हैं गवर्नर की, तो बात हो गई समाप्त। इसके बाद में हमारे सामने आता है कि वायसराय का पद आया, गवर्नर के पद को समाप्त कर दिया। अब आते हैं वायसराय। तो पहले वायसराय कौन? लॉर्ड कैनिंग, भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं वायसराय के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु एक सचिव का पद सृजित किया गया। वायसराय का जो पद था उसके ऊपर उसके कार्यों को नियंत्रण स्थापित करने के लिए, वायसराय का पद तो था, वायसराय का साथ कौन देगा? तो वायसराय का साथ देने के लिए उन्होंने एक सचिव के पद को सृजित किया। किसने किया? अंग्रेजों ने। किसमें किया? भारत परिषद अधिनियम 1858 में। ठीक है, तो वायसराय के पद को वायसराय सचिव के पद को सृजित किया। किसके पद को सृजित किया? सचिव के पद को सृजित किया। वायसराय के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, वायसराय की मदद करने के हेतु एक सचिव के पद को सृजित किया गया। ठीक है, भारत के पहले सचिव, भारत के पहले गवर्नर लॉर्ड विलियम बेटी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो फिर हम बात कर रहे हैं भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग, भारत के पहले वायसराय कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग। फिर हम बात कर रहे हैं भारत के पहले सचिव लॉर्ड स्टनले, भारत के पहले सचिव लॉर्ड स्टनले बने। ठीक है, फिर इसी अधिनियम के तहत 15 सदस्यीय भारत परिषद की गठन किया गया। किस अधिनियम के तहत 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1858 के अंतर्गत लॉर्ड स्टनले के पद आया, जो कि भारत के पहले सचिव बने। ठीक है, फिर हम आगे बात कर रहे हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसके ठीक 3 साल बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इसके 3 साल बाद, किसके 3 साल बाद? भारत शासन अधिनियम 1858 के 3 साल बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 आया। इस अधिनियम के तहत भारत में विभागीय पद्धति यानी कि पोर्टफोलियो सिस्टम, विभागीय पद्धति को क्या कहते थे? पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई। विभागीय पद्धति क्या हो गई? अलग अलग विभाग बनाए गए थे जिसके माध्यम से कि वो भारत में शासन कर सके। अलग अलग विभाग, कृषि विभाग अलग बन गया, सैन्य विभाग अलग बन गया, शिक्षा विभाग अलग बन गया। इसी प्रकार से अलग अलग विभाग बनाए, क्योंकि उनको देश में शासन करने की जो है महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु मिल जाए, और वो जो है हर प्रकार से लोगों को प्रताड़ित कर सके, मेरा तो सीधा कहना। ठीक है, फिर भारत शासन अधिनियम 1892 कब आया? 1892 की बात कर रहा हूं मैं। तो ये इसके ठीक कितने साल बाद? 31 ईयर बाद, 31 वर्षों बाद आया भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था की शुरुआत कौन से अधिनियम के तहत हुई? तो भारत शासन अधिनियम 1892 के तहत भारत में संसदीय परिषद की शुरुआत हुई। फिर इसके तहत भारत में प्रश्नकाल की शुरुआत हुई। प्रश्नकाल क्या होता है? संसद में जब कोई व्यक्ति बैठता है तो उसको कुछ समय दिया जाता है, यानी कि आज की बात करो तो 1 घंटे का समय मिलता है, जिसमें आपको अपना प्रश्नकाल रखना होता है। प्रश्नकाल में वो होता है कि आपको सरकार जो शासनकर्ता जमात है, यानी कि जो भी मंत्री परिषद है, उनसे आपको जो एमपी होते हैं, यानी कि जो सांसद लोग होते हैं, उनको पूरा हक है कि वो मंत्री से प्रश्नकाल कर सकते हैं कि मंत्री जी, आपने इस क्षेत्र में पैसा लगाया तो क्यों लगाया, इससे क्या फायदा होगा, किस क्षेत्र से हमें क्या क्या फायदा होगा, क्या क्या नुकसान होगा। आप शिक्षा मंत्री हो, आपने शिक्षा के लिए कौन सा प्रोटोकॉल तैयार किया है जिसके माध्यम से कि आप शिक्षा को उच्चतम स्तर तक ले जा सकते हो। इस तरीके के सवाल पैदा होते हैं और उनको जवाब जो है बड़ी ही विनम्रता पूर्वक देना होता है, क्योंकि ये भारतीय संसद है। उसी प्रकार से प्रश्नकाल की बात कर रहा हूं, ये प्रश्नकाल होता है। ठीक है, तो प्रश्नकाल की शुरुआत भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत की गई। फिर हम बात कर रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1909। भारत
शासन अधिनियम 1909 की बात करता हूं मैं। भारत शासन अधिनियम 1909, इसके अंतर्गत मुस्लिमों को पृथक आरक्षण प्रदान किया गया। फुट डालो, राज करो। मुस्लिमों को आरक्षण प्रदान किया गया। किसको आरक्षण प्रदान किया गया? मुस्लिमों को आरक्षण प्रदान किया गया। कब? भारत शासन अधिनियम 1909 के अंतर्गत मुस्लिमों को पृथक आरक्षण प्रदान किया गया। और यहीं से अंग्रेजों ने भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि भारत शासन अधिनियम 1909 के अंतर्गत क्या हुआ? मुस्लिमों को पृथक रूप से आरक्षण देना प्रारंभ कर दिया, जिससे क्या हुआ? सांप्रदायिकता में जो है बढ़ावा आया। कैसा बढ़ावा आया? सभी इंसान को, सभी व्यक्ति को जो अपनी धार्मिक संगति को लेकर चलते हैं, अपने धर्म को लेकर चलते हैं, वो उसको आगे बढ़ाने के लिए मांग करने लगे। तुमने मुस्लिमों को आरक्षण दिया, हमें क्यों नहीं दिया? इस प्रकार से विवाद उत्पन्न हुआ। और जो है देश के अंदर अंग्रेजों ने ये भी एक प्रकार की फूट डालकर राज करो की नीति अपनाई। ठीक है, तो मुस्लिमों को आरक्षण दिया। और भी अन्य हिंदू, मुस्लिम, सिख अन्य प्रकार के रहते थे, तो मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया, बाकी को नहीं दिया गया। ईसाई की बात नहीं कर रहा हूं, ईसाई तो बाद में आए हैं। ठीक है, तो भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना शुरू किया। फिर हम बात कर रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1919। मैं बात कर रहा हूं आपके सामने भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत क्या होता है? इसके तहत प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। किसकी शासन हुई? इसके तहत प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। द्वैत शासन की शुरुआत हुई, यानी कि अभी तक तो केवल केंद्र में ही शासन चल रहा था, लेकिन अब प्रांत में भी पदाधिकारी बिठा दिए गए, जिसके माध्यम से वो प्रांत में भी शासन करना प्रारंभ कर दिया। अभी तक जो वाइसराय का पद होता था वो केवल इंडिया लेवल पर पूरे देश में एक ही होता था, लेकिन अब क्या हुआ? अलग अलग प्रांत बना दिए गए। अलग अलग प्रांत यानी कि अलग अलग राज्य डिवाइड कर दिए गए, और उन सभी में अलग अलग प्रकार के पद रख दिए गए, जिसके माध्यम से वो जो देश में शासन करने लगे। इसे ही बोलते हैं द्वैत शासन। द्वैत शासन यानी कि खुद का पद तो था सेंट्रल लेवल पर, लेकिन उन्होंने अलग अलग प्रांत डिवाइड किए और उन प्रांतों में भी जो है उन्होंने पद रखे। ठीक है, तो द्वैत शासन की शुरुआत हुई। आरक्षित एवं हस्तांतरित विषय भी इसमें रखे गए। क्या हमें आरक्षण दीजिए, हमारे साथ में जो है आप इस प्रकार की संधि कीजिए, ये सब जो है चलता रहा। ठीक है, फिर इसके बाद में आगे बात कर रहा हूं इस अधिनियम को। मैं आपकी बात कर रहा हूं कि भारत शासन अधिनियम जिसमें मुस्लिमों को आरक्षण मिला था, उसने मार्लमेंटो सुधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्लमेंटो सुधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्लमेंटो सुधार। ये जो है मुस्लिमों को आरक्षण मिला, इसको बोलते हैं मार्लमेंटो सुधार। फिर हम बात कर रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1919। इसके तहत द्वैत शासन की शुरुआत हुई। आरक्षण एवं हस्तांतरित विषय, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, इसे बोलते हैं माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसी के तहत भारत में द्विनात्मक प्रणाली की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? इसी के तहत भारत में द्विनात्मक प्रणाली की शुरुआत हुई। ठीक है, और द्विनात्मक प्रणाली की शुरुआत द्विसदनात्मक प्रणाली की शुरुआत हुई। जैसे कि संसद में बड़ा सदन तो होता था, लेकिन जो है प्रांत में भी एक एक सदन विभाजित कर दिए गए। फिर हम बात कर रहे हैं इसी अधिनियम में 1919 की बात कर रहा हूं, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935, जो कल पढ़ूंगा, बहुत बड़ा है। और भारत शासन अधिनियम 1935 से ही हमारा संविधान का आधा भाग बना हुआ है। ठीक है, देखिएगा, उसके अंतर में आपको बताऊंगा। इस अधिनियम के तहत 1926 में संघ लोक सेवा आयोग, किसकी बात कर रहा हूं? संघ लोक सेवा आयोग, सेंट्रल लेवल की सबसे बड़ी एग्जाम। संघ भारत राज्यों का एक संघ है, इसके जितने भी राज्य हैं वो सभी भारत का हिस्सा है, वो चाहकर भी भारत से अलग नहीं हो सकते। भारत राज्यों का एक संघ है, संघ लोक सेवा आयोग, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? यूपीएससी। क्या बोलते हैं? यूपीएससी होती है वो
केंद्र सेंट्रल लेवल पर होती है, जो कि पूरे देश के कोई भी देश का कोई भी शिक्षित वर्ग इसमें भाग ले सकता है। ठीक है। फिर पीएससी जो होती है वह हर राज्य में होती है, हर राज्य की अपनी पीएससी परीक्षा होती है, जिसमें कि हर राज्य जो है इस परीक्षा का आयोजन करता है। तो ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? संघ लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में किया गया। कौन से अधिनियम के अंतर्गत किया गया? भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत 1926 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का गठन किया गया। ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं इसी अधिनियम के तहत सिक्कों को, किसकी बात कर रहा हूं मैं? सिक्कों को भारतीय ईसाइयों, सिखों और किसकी बात कर रहा हूं मैं? भारतीय ईसाइयों को आरक्षण की व्यवस्था की गई। आरक्षण की व्यवस्था हिंदुओं को अभी भी नहीं मिल रही है। देखिएगा, आरक्षण भारत परिषद अधिनियम 1992 में मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 में किसको? सिखों और भारतीय ईसाइयों को आरक्षण दिया गया। ठीक है। तो ये जो क्या था, ये चाहते थे कि भारत में फूट पड़े और जो है हम यहाँ पर अच्छे से अपना शासन स्थापित कर सके। ये अंदर ही अंदर लड़े। ये उन्होंने सांप्रदायिकता की विधि को अपनाया। ठीक है। फूट डालकर राज करो, इसी अधिनियम के तहत सिखों भारतीयों को भी आरक्षण दिया गया। कौन से अधिनियम? भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत सिखों और ईसाइयों को भी जो है आरक्षण दिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया और प्रश्नकाल की व्यवस्था भी जो है उसी में की गई। फिर हम बात कर रहे हैं इस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। भारत में पहली बार वोट डालने का अधिकार भारत शासन अधिनियम 1919 में मिला। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अभी हमारे सामने 25 जुलाई को पीएससी की एग्जाम, एमपीपीएससी की एग्जाम भी है, तो उसके लिए भी जो है बहुत महत्वपूर्ण विषय इनमें भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935 को खूब पूछा है, बहुत अच्छे से पूछा है। टॉपिक में ही लिखा हुआ है कि जो है आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर आए। तो मैं बात कर रहा हूँ भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919, इसमें क्या हुआ? द्वैत शासन की व्यवस्था की गई और द्विसदनात्मक प्रणाली की व्यवस्था की गई और 1926 में इसी में संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, यूपीएससी का गठन किया गया और सिखों और भारतीयों को आरक्षण दिया गया और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब मिला? भारत शासन अधिनियम 1919 में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर बाद में साइमन कमीशन 1928 आया, नेहरू रिपोर्ट आई, प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये ब्रिटेन में हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये भी ब्रिटेन में हुआ और तृतीय गोलमेज सम्मेलन ये भी ब्रिटेन में हुआ। तो ये क्या है? हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी जो है इनमें से नहीं आता है। ये तीनों ब्रिटेन में हुए हैं। इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया, इससे महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया, फिर इससे भी भाग लिया। वहां पर क्या होता था कि एक बैठक बिठाई जाती थी जिसके अंतर्गत आपसे पूछा जाता था कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। फिर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जाता था। महात्मा गांधी गए ही नहीं। क्यों जाए भाई? तो हमारी प्रॉब्लम तो सुन ही नहीं रहे हो, तुम्हारा काम तो कर ही नहीं रहे हो, तो फिर आने से मतलब क्या? ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। ठीक है। इसी के साथ में जो है आप अपने नोट्स तैयार कीजिए और लगे रहिए हमारे चैनल के साथ में और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है। जिससे कि जो कोई छात्र इस प्रकार के टॉपिक को पढ़ने में वंचित रहा है उसको इस प्रकार की सुविधा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। ठीक है। इसी के साथ में मैं आपसे विदाई लेता हूँ। जय हिंद साथियों।